हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था स्क्लेरोटिक सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। आज हमारी स्क्लेरोटिक सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास में हमने डिस्कस किया था कि उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, और उसके बाद में जो आपका उत्सर्जन तंत्र का जो प्रमुख अंग है किडनी, वृक्क जिसको गुर्दा भी कहते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया था। और उसी के आगे आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से उत्सर्जन तंत्र काम करता है और उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई यानी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे। नेफ्रॉन क्या है, कैसे काम करता है और कैसे उत्सर्जन तंत्र अपना पूरा काम करता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्क्लेरोटिक सिस्टम में ही नेफ्रॉन, जिसको हम किडनी की सबसे छोटी इकाई या फिर उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? नेफ्रॉन लिखा हुआ है गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्योंकि जो गुर्दा है, जो किडनी है, वो किससे मिलकर के बना हुआ है? हर एक अंग कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, आई होप आपको पता भी होगा। तो जो किडनी है उसमें कोशिकाएं जो होती हैं, सबसे ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। लगभग एक किडनी में 1 मिलियन या कहें 10 से 11 लाख आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जो किडनी में उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया होती है, या हम कहें कि जो ब्लड क्षमता है, वो आपके नेफ्रॉन में ही क्षमता है। कोशिकाएं ही वो काम करती हैं, और मेनली ये कोशिकाएं पाई कहाँ जाती हैं? किडनी में। तो इसलिए हम कह देते हैं कि उत्सर्जन तंत्र का जो प्रमुख अंग है वो है किडनी। और किडनी में भी काम कौन कर रहा है? आपका नेफ्रॉन। किडनी में जो उपस्थित कोशिकाएं हैं, जिनको हम कहेंगे नेफ्रॉन, वही कैसी इकाई है? तो संरचनात्मक, यानी कि अगर किडनी की जो संरचना बन रही है वो भी नेफ्रॉन के आधार पर, और क्रियात्मक, किडनी में जो कार्य हो रहा है वो भी नेफ्रॉन में ही हो रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो याद रखेंगे, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? नेफ्रॉन। किसकी? गुर्दे की, वृक्क की या फिर किडनी की। इसके बाद में प्रत्येक किडनी यानी प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे ही 2 किडनियां होंगी तो आपके किडनी में कितने नेफ्रॉन हो जाएंगे? तो 20 लाख बोले या फिर 2 मिलियन लगभग। आगे है जो रक्त को छानने और मूत्र बनाने में काम करता है। अगर पूछा जाए ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, तब आप बताएंगे किडनी। और किडनी में भी कौन काम करता है? तो वो आपका नेफ्रॉन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। किसकी? गुर्दे की। तो गुर्दे में यानी किडनी में फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट पूछ दे आपसे, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो आप बताएंगे नेफ्रॉन। ब्लड कहाँ छनता है? तो गुर्दे के नेफ्रॉन में छनता है। गुर्दे की कोशिका नेफ्रॉन में छनता है। अगला है नेफ्रॉन के भाग। एक बार हम देख लेते हैं कि नेफ्रॉन दिखता कैसे है। इसमें जो भाग आपको देखने को मिलेंगे वो संपुट, ग्लोमेरुलस। तो इसकी संरचना अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये है आपका नेफ्रॉन की संरचना। कुछ इस तरीके से आपको नेफ्रॉन दिखाई देगा। इससे पहले हमने बात करी थी किडनी की। तो किडनी में क्या हो रहा था? यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी? नेफ्रॉन्स। यहाँ बहुत सारी नेफ्रॉन्स कोशिकाएं पाई जाएंगी, और यहीं पर ब्लड क्या होगा? छनेगा। ब्लड छनने के बाद में कहाँ आएगा? यूरेटर में आएगा, जो कि यूरिन बनेगा, मूत्र बन जाएगा। इसके बाद में यूरेटर से आने के बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, और उसके बाद में यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ब्लड क्षमता कैसे है, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो यहाँ पर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं इनके बारे में। तो ये है आपका नेफ्रॉन्स।
जिसमें आपको देखने को मिलेगा ये है आपका जो कप के आकार की संरचना, इसको कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल या फिर वुमेन्स संपुट। क्या बोलेंगे? वुमेन्स संपुट, वुमेन्स संपुट। ऐसे ही आपका जो ये आपको एक ये धमनी सी दिख रही होगी नली, ये नली, इसको बोलते हैं अफरेंट आर्टियोल। क्या बोलते हैं? अफरेंट आर्टियल। हिंदी में बोलते हैं अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनिका। क्या बोलेंगे? धमनिका। धमनिका क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये धमनी का ही एक छोटा सा भाग है, तो इसको हम बोलते हैं अफरेंट आर्टियल या फिर अफरेंट आर्टियल। और उसके बाद में हिंदी में बोलेंगे तो अभिवाही धमनी, अभिवाही नहीं, अभिवाही धमनी। ये क्या काम करती है? ब्लड को कहाँ ले जाएगी? आपके नेफ्रॉन्स में ले जाती है। फिर क्या होता है? यही अफरेंट इसको बोलेंगे अफरेंट। क्या बोलेंगे? अफरेंट। अब क्या होगा? जब ये ब्लड ले जाएगी स्टोर करके सब हर अंगों से ले जा करके कहाँ ले जाएगी? किडनी में, और किडनी में भी कहाँ? नेफ्रॉन में। तो यहाँ पर क्या होगा? आगे चल करके आपकी अफरेंट आर्टियल ये बहुत ही छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। जब छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होगी तो क्या होगा? पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। और आपने पढ़ा है जब दाब कम होता है, दाब कम कब लगेगा? जब एरिया ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पर जो ब्लड था, यहाँ पर क्या था? ब्लड था। अब सभी कोशिकाओं में जाएगा, क्योंकि जो आपकी अफरेंट आर्टियल था इसने कई शाखाओं में अपने आप को विभाजित कर लिया है, और पतली पतली शाखाओं में। तो ब्लड आप जब यहाँ जाएगा तब यहाँ पर दाब लगेगा। क्या लगेगा? दाब लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा? ब्लड छनेगा। छनने का मतलब जो आपके WBC RBC जो भी हैं ये नहीं छनेगी। इसके बाद में जो आपके टॉक्सिक कंपाउंड है वो छन करके कहाँ आएंगे? आपके वुमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगे। छन के कहाँ आएंगे? वुमेन्स कैप्सूल में। और जो ये नेटवर्क बना हुआ है, ये जाल बना हुआ है आपकी अफरेंट आर्टियल ने एकदम विभाजित करके एक कोशिका जाल बना लिया है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस या फिर केशिका गुच्छ। क्या बोलेंगे? केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ। ये क्या बन गया? केशिका गुच्छ। छोटी छोटी शाखाएं पतली पतली बन गई किसकी? अफरेंट आर्टियल की। तो इसको हमने नाम दे दिया केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस। तो ब्लड यहीं पर छनता है। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्लड फिल्ट्रेशन में ब्लड कहाँ पर छनता है, तब आपको ऑप्शन में या तो नेफ्रॉन मिलेगा, या फिर नेफ्रॉन का भी पूछ लिया जाए कौन से भाग में छनता है, तब आप बताएंगे ग्लोमेरुलस या फिर केशिका गुच्छ। फिर क्या होता है? यही केशिका गुच्छ फिर से एक आपका संवहन करके फिर से एक नली बना लेगा, और पहले से पतली नली बनेगी, जिसको हम बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टियल। क्या बोलेंगे? अब इसको इफरेंट आर्टियल, इस वाली नली को हम बोलेंगे इफरेंट आर्टियल, और हिंदी में बोलते हैं अपवाही धमनी। क्या बोलेंगे? अपवाही धमनिका। पहले क्या था? अभिवाही धमनी था, अभिवाही धमनिका, और अब है अपवाही धमनिका। जब ये ब्लड को ले जा रही थी तो हमने बोला अफरेंट आर्टियल, और अब यहाँ पर क्या होगा? जब छन जाएगा ब्लड, छनने के बाद में जो टॉक्सिक कंपाउंड थे वो कहाँ आ जाएंगे? आपके वुमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगे। उसके बाद जो ब्लड बचेगा अच्छा वाला ब्लड, वो कहाँ चला जाएगा? आपके इफरेंट आर्टियल। इफरेंट आर्टियल, यहाँ पे ई है और यहाँ पर ए है, याद रखेंगे, जिसको बोलते हैं अपवाही धमनी। अब ये यहाँ से आकर के यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाएगा? बाकी के अंगों तक फिर से चला जाएगा। फिर कहाँ आएगा? फिर से जो छनने के लिए ब्लड कहाँ से आएगा? अफरेंट आर्टियल से, और जाएगा कहाँ से? इफरेंट आर्टियल से। इस तरीके से था ये आने जाने का क्रम ब्लड के। अब जो ब्लड छना हुआ है, जो टॉक्सिक कंपाउंड यहाँ पर आए हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो ये आपके आ जाएंगे कहाँ? इस तरीके से आपको ये नली दिख रही होगी, ये इस तरीके से नली दिख रही है, इसमें आएंगे।
तो जो छना हुआ पदार्थ है यहाँ पे टॉक्सिक, जिसमें आपका अमोनिया भी मिलेगा, क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, और आपका जल होगा, यहाँ पर H2O जल भी होगा, क्रिएटिनाइन होगा, और क्या होगा, इस तरीके से कई टॉक्सिक कंपाउंड होंगे जो कि कहाँ आएंगे, पहले वुमेन्स कैप्सूल में, उसके बाद में जो आपको ये नली दिख रही होगी, इस तरीके से ये नली दिख रही है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम पीसीटी। क्या बोलेंगे, पीसीटी, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, पीसीटी। अब इसमें क्या काम होता है, जो यहाँ से छन करके आया हुआ है, जिसमें पानी, अमोनिया और आपके क्या होगा, यूरिक अम्ल, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा पानी का अवशोषण, पानी और आयंस कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनका क्या होगा यहाँ पर अवशोषण। इसके बाद में क्या होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आते हुए ये नली आपको नीचे की ओर दिखेगी और उसके बाद फिर से ऊपर की ओर इस तरीके से दिखती है। तो जो ये नीचे की ओर यू आकार में आता है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ से छना हुआ जो पदार्थ था, लिक्विड था, उसमें क्या होगा, यहाँ पर फिर से पानी का अवशोषण होगा, जिसको हम बोलते हैं रीऑब्जॉर्प्शन। पुनः पानी का अवशोषण कहाँ होगा, तब आप बताएंगे हेनले लूप में। एक जगह पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो हमने जब पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, बड़ी आंत में, तो पानी का अवशोषण एक तो बड़ी आंत में होता है और दूसरा हमारे शरीर में ही पानी का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो लूप ऑफ हेनले, जो कि नेफ्रॉन का एक भाग है, यहाँ पर होता है। इसके बाद में जो यूरिया वगैरह जो बचा है, यूरिक अम्ल, यूरिया और आपका कुछ मात्रा में जल, वो कहाँ आ जाएगा, डीसीटी, यानी कि जिसको बोलते हैं डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ दूरस्थ कुंडलित कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका ये था वोमेन संपुट, इससे थोड़ा दूर थी, और जो ये पास वाली नलिका थी, ये वाली, इसको बोलते हैं समीपस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका, जिसको इंग्लिश में पीसीटी और दूर वाली को डीसीटी बोलते हैं। यहाँ से होते हुए आपका कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं यूरिन। जो आपका टॉक्सिक कंपाउंड वाला छना हुआ लिक्विड था, वो कहाँ आ जाएगा, पीसीटी, और पीसीटी से होते हुए कहाँ आएगा, हेनले ऑफ लूप, लूप ऑफ हेनले में, और लूप ऑफ हेनले से कहाँ जाएगा, डीसीटी, और डीसीटी के बाद में एक आपको ये सीधी सी नलिका दिखेगी, ये होगी कलेक्टिंग डक्ट। इसी तरीके से यहाँ से भी एक कोई नेफ्रॉन जुड़ा होगा, इसी तरीके से यहाँ भी नेफ्रॉन जुड़ा होगा, इसी तरीके से एक संग्राहक नलिका से कई सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, जहाँ पर जो यूरिन है हर नेफ्रॉन से बन करके एकत्रित हो जाता है, और यही कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर आकर के आपके यूरेटर से जुड़ जाती है। जो कलेक्टिंग डक्ट थी, संग्राहक नलिका थी, यहाँ पर यूरिन बन करके सभी नेफ्रॉन से यूरिन छन छन के कहाँ आ रहा था, कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा था, और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ से जुड़ेगी, तो ये आपके यूरेटर से जुड़ेगी, और यूरेटर से आते हुए कहाँ आ जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर में, और उसके बाद में यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर जाएगा। तो इस तरीके से आपका यूरिन का निर्माण होता है और ब्लड का फिल्ट्रेशन यानी कि शुद्धिकरण होता है। तो अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पार्ट में हम पढ़ेंगे वोमेन संपुट, जिसको हम इंग्लिश में वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। यह एक कप के आकार की संरचना है, जो कि इस तरीके की संरचना थी, अभी हमने देखा था, इस तरीके की संरचना थी। अगला है ग्लोमेरुलस, जिसको हिंदी में बोलते हैं केशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं, केशिका गुच्छ। इसका काम क्या था, केशिका गुच्छ का काम क्या था, तो इसका काम था वुमेन संपुट के अंदर स्थित केशिकाओं का एक गुच्छा, यहाँ पर बच्चा लिख गया है, गुच्छा है, जो क्या काम करता है, और रक्त यहीं छनकर फिर उसके बाद में
संपुट कौन से, यहाँ आपका जो था वुमेन संपुट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वुमेन संपुट में जाता है, वुमेन संपुट में जाता है। कहाँ से, जो आपका यहाँ पर नेटवर्क एक बना था, केशिकाओं का समूह बना था, जो आपकी अफरेंट आर्टियल थी, ये आगे जाकर के जब विभाजित हुई थी तो इसने एक केशिकाओं का गुच्छ बना लिया था। तो ब्लड यहाँ पर आकर के क्या होगा, छनेगा, और छनने के बाद कहाँ आ जाएगा, जो कप जैसी आकार की संरचना है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वुमेन संपुट या वुमेन कैप्सूल। तो ब्लड अब यहीं पर आ जाएगा। इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, तो इसके बाद में आती है आपकी पीसीटी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या आएगी, पीसीटी। अगला है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या बोले पीसीटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका। इसका काम क्या है, तो यह वुमेन कैप्सूल से निकलने वाले एक कुंडलित नलिका है। वुमेन कैप्सूल से एक निकलने वाली क्या है, एक नलिका है, जो इस तरीके से आपको देखने को मिली थी ये। तो इसको क्या, ये क्या काम करती है, तो यह छने हुए तरल पदार्थ से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और अन्य उपयोगी पदार्थों का अवशोषण करती है। ध्यान से सुनिएगा, आपका जो ब्लड यहाँ पर छना था, ब्लड तो छन करके इफरेंट आर्टियल से वापस चला गया बाकी के अंगों तक, लेकिन जो यहाँ पर टॉक्सिक कंपाउंड वगैरह छने थे वो कहाँ आएंगे, वुमेन कैप्सूल में। वुमेन कैप्सूल के बाद अब कहाँ आएंगे, आपके पीसीटी में। तो पीसीटी में क्या होगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और जो उपयोगी पदार्थ हैं उनका क्या होगा, यहाँ पर अवशोषण हो जाएगा। इसके बाद में जो बचा हुआ था, जो आपका यूरिया वगैरह, वो कहाँ जाएगा, अब आ जाएगा हेनले ऑफ लूप ऑफ हेनले में, हेनले के लूप में, अब यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, लूप ऑफ हेनले। यह क्या है, पीसीटी के बाद आता है, यानी जो आपकी ये पीसीटी नलिका थी, इसके बाद में ये वाला जो संरचना है इसको क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले। तो ये यू आकार की संरचना है, यह पानी और अन्य आयनों का पुनः अवशोषण करती है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि पानी का पुनः अवशोषण कहाँ पर होता है, तब आप बताएंगे लूप ऑफ हेनले में। हेनले के लूप में पानी का पुनः अवशोषण हो जाता है। फिर इसके बाद में क्या पढ़ना है हमें, डीसीटी। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जो आपकी ऊपर की ओर जाती है नलिका, इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी। डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसमें क्या होता है, यह लूप ऑफ हेनले के बाद आता है। लूप ऑफ हेनले के बाद अगली ये जो संरचना है इसको हम डीसीटी बोलते हैं। इसका काम क्या है, कुछ आयनों का पुनः अवशोषण। अभी भी कुछ आयन बचे हैं जिनका हमारे शरीर को आवश्यकता है, वो भी यहाँ पर अवशोषित हो जाते हैं। इसके बाद में अब जो बची हुई मात्रा है वो कहलाता है यूरिन, जिसमें क्या होता है, यूरिया, बाकी के आपके टॉक्सिक कंपाउंड अमोनिया जैसे कि हो गया, और साथ ही साथ जल। तो अब बन गया आपका यूरिन। अब यूरिन कहाँ आ जाएगा, तो ये जो आपको सीधी सी नलिका दिख रही है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट या फिर संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। तो अब क्या होगा, डीसीटी एकत्रित होकर संग्राहक नलिका बनाती है, यह यूरिन को एकत्रित करता है। इसी तरीके से कई नेफ्रॉन आकर के कहाँ से जुड़ जाएंगे, एक नलिका से जुड़ जाएंगे जिसको हम बोलते हैं संग्राहक नलिका या फिर कलेक्टिंग डक्ट। वहीं पर सभी नेफ्रॉन यूरिन को एक छोड़ देते हैं। इसके बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ मिलेगी, जाकर के आपके यूरेटर से मिलेगी, यूरेटर में जाकर के खुलेगी और वहीं से आपका यूरिन जो है कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि यूरिन में क्या क्या होता है, यूरिन में किस किस के पदार्थ की मात्रा होती है। तो सबसे पहले तो आपका यूरिया होगा, लगभग कितना, 2%। पूछा जाए अगर यूरिन में यूरिया की मात्रा कितनी होती है
तो लगभग 2% यूरिया होगा। यूरिया बनता कैसे है? तो जब प्रोटीन का पाचन हो रहा होता है वहां पर क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में आपको हमने पढ़ाया है डाइजेस्टिव सिस्टम में, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदलता है। तो अमीनो अम्ल में जब टूट रहा होता है तो वहीं पर होता है अमोनिया का निर्माण। और अमोनिया को आपका जो लीवर है वो क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। क्या करता है, किस में बदल देता है, NH2CO NH2, यानी जो अमोनिया बना था इसको यूरिया में कौन बदल देता है, लीवर। तो यहाँ से आपको यूरिया आपके शरीर में है। यूरिया की मात्रा लगभग 2%, जो कि क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। इसके बाद में आपके शरीर में यूरिक अम्ल बनता है। न्यूक्लिक अम्ल के अपघटन से आपका जो क्या बनेगा, यूरिक अम्ल बनेगा। तो यूरिक अम्ल का भी लगभग 0.5% इसमें होता है। और आपका जो है पानी कितना होता है, तो ये एक प्रमुख घटक है, यानी कि सबसे ज्यादा कितना, लगभग 97 से 98% क्या होगा, पानी होगा। आपके यूरिन में लगभग 97 से 98% क्या होता है, पानी होता है। और लगभग 2% क्या होगा, यूरिया, और 1% में आपके अन्य पदार्थ आ जाते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 96 से लगभग 97, 96 से 97% लगभग क्या होगा, पानी होगा। और बाकी के 2 से 3% में, 2% में यूरिया और 1% में क्रेटनाइन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। अगला है जो आपने देखा होगा, यूरिन का कलर हल्का सा पीला कलर होता है। तो वो किस पदार्थ के कारण होता है, वो होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। कोई भी कलर होगा वो किसी न किसी वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होगा। तो याद रखेंगे, यूरोक्रोम के कारण यूरिन का कलर जो है हल्का सा पीला होता है। उसके बाद में स्मेल आती है, गंध आती है, तो वो होती है यूरिनाइड के कारण। यूरिनाइड पदार्थ के कारण क्या होता है, यूरिन में गंध आती है। इसके बाद में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जो आपका उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यानी कि हम कह सकते हैं उत्सर्जन किस किस तरीके का होता है, इसके आधार पर कौन कौन से जीव कैसा उत्सर्जन करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है अमोनोटैलिज्म। क्या लिखा हुआ है, अमोनोटैलिज्म। अमोनोटैलिज्म, इसमें क्या होता है, अमोनो से याद रखेंगे अमोनिया, अमोनो से अमोनिया, वे जीव जिनका नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। क्या होगा, अमोनिया। जो जीव मुख्यतः अमोनिया उत्सर्जित करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अमोनोटैलिज्म। क्या बोलेंगे, अमोनोटैलिज्म। इसके उत्सर्जन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं, अमोनिया जो है बहुत ही जहरीला पदार्थ है। तो इसके उत्सर्जन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होगी, यानी अधिक पानी होगा तो उत्सर्जन वहां पर अच्छे से हो पाएगा। तो ऐसे जो अमोनोटैलिज्म जो जीव होंगे, यानी कि जो अमोनिया उत्सर्जित कर रहे होंगे, वो कौन से जीव होंगे, वो होंगे जलीय जीव। कैसे जीव होंगे, जलीय जीव। जैसे आपका मछली हो गया, मछली, और साथ ही साथ मेढक भी अमोनोटैलिज्म हो जाता है। जैसे कि यानी अमोनिया उत्सर्जित करता है जब पानी में होता है तब। तो जलीय जीव में आपके आ जाएंगे अमोनोटैलिज्म, यानी अमोनोटैलिज्म में आपका जलीय जीव आएंगे। जैसे कि मछली क्या उत्सर्जित करती है, तो अमोनिया। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अमोनोटैलिज्म जीव है, या मछली का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है जो कि नाइट्रोजन युक्त है, तब आप बताएंगे अमोनिया। अगला है यूरोटैलिज्म। क्या बोलेंगे, यूरोटैलिज्म। यूरोटैलिज्म, यूरोटैलिज्म। यूरोटैलिज्म का मतलब है यहाँ से यूरिया से। क्या बोलेंगे, यूरिया। वे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ बोले या फिर नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ बोले, तो वो क्या होगा, यूरिया। तो ऐसे जीव क्या होंगे, यूरोटैलिज्म। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम जहरीला होता है, तो इसके उत्सर्जन के लिए अमोनोटैलिज्म से कम पानी की आवश्यकता होगी। पानी की आवश्यकता होगी लेकिन कम आवश्यकता होगी,
तो ऐसे जीव में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि याद रखेंगे आपके स्तनधारी जीव, इसी में आपका आता है मानव और आपके जानवर। याद रखेंगे मानव और जानवर किसमें आता है, यूरोटेलिज में, यानी कि मानव का जो मुख्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ, वो क्या होगा, यूरिया होगा। अगला है तो वही आपका परसेंटेज भी देखने को मिलता है, लगभग 60 से 96 से 97 तक आपका पानी ही हो जाता है, और उससे कम क्या मात्रा में होता है, यूरिया। यूरिया से कम अन्य अन्य पदार्थ होते हैं, यूरिया से ज्यादा कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है पानी को छोड़ करके। तो जो आपका नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हो जाए वो क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। अगला है आपका यूरिकोटैलिज्म, ये था यूरोटैलिज्म, अब क्या है यूरिकोटैलिज्म। इसमें क्या होगा, वे पदार्थ जिनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिक अम्ल है, क्या है, यूरिक अम्ल है, ऐसे जीवों को क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिज्म। इसमें क्या होता है, पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है, या फिर बहुत ही कम होती है। तो ऐसे कौन से जीव हो जाएंगे, ऐसे आपके हो जाएंगे सरीसृप और पक्षी वर्ग, साथ ही साथ कीट वर्ग भी याद रखेंगे। तो कीट, पक्षी और सरीसृप ये किस में आ जाएंगे, आपके यूरिकोटैलिज्म में, और यूरोटैलिज्म में आपका मानव और जानवर आ जाएंगे, यानी स्तनधारी मैमल्स आ जाएंगे, और अमोनोटैलिज्म में आपके जलीय जीव आ जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ होते हैं आपके उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर क्या बोलेंगे, जीव। और ये था आपकी नेफ्रॉन की संरचना। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, रक्षण करके जो आपका टॉक्सिक कंपाउंड थे वो कहाँ आ जाएंगे, यूरेटर में, और यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित हो जाएंगे। कुछ समय बाद जब ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो हमें टॉयलेट जाना होता है, इसके बाद में यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका 2 क्लास में स्क्लेरोटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र फिनिश होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ये चैप्टर आपको कैसा लगा और कंटेंट कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।